कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं सोनम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग वॉरियर्स में स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एनडीए का पेपर होने वाला है, उसी में हम कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर फर्स्ट। सबसे पहले हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री का क्वेश्चन। इसी टाइप से पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो है पहला क्वेश्चन दिया गया, द इनर पार्ट ऑफ द कोर फॉर्म। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें अपने अर्थ के स्ट्रक्चर की, तो हमारे जो अर्थ की रेडियस है 6378 किलोमीटर है। और ध्यान दीजिएगा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है क्रस्ट, एक है मेंटल और एक कोर है। इसकी रेडियस कितनी है? 6378 किलोमीटर। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसको किसने डिवाइड किया? तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था सोएस। सोएस ने क्या किया? इनको जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया। अगर हम बात करें क्रस्ट, मेंटल और कोर को कौन कौन से डिसकंटिन्यूटी अलग करती है, सबसे पहले हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी किसे कहते हैं। जब क्रस्ट का कुछ क्वालिटी और मेंटल की कुछ क्वालिटी मिक्स हो जाए तो उसी को डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो क्रस्ट और मेंटल को जो डिसकंटिन्यूटी अलग कर रही है, उस डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, उसको बोला जाता है कोन रॉड। कोन रॉड असंबद्धता या कोन रॉड डिसकंटिन्यूटी। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें इसकी, तो इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या करती है? अलग करती। मोहो असंबद्धता, मोहो असंबद्धता इसको क्या करती है? अलग करती है। फिर उसके बाद बात करें अगर कि मेंटल और कोर को कौन सी डिसकंटिन्यूटी जोड़ती है, तो गुटेन वर्ग। गुटेन वर्ग असंबद्धता। अब देखिएगा, जो क्रस्ट है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें क्रस्ट की, तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको अपर क्रस्ट बोलेंगे, अपर क्रस्ट, और इसको लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। इसको अपर मेंटल बोलेंगे, अपर मेंटल, और इसको लोअर मेंटल बोलेंगे। इसको अपर कोर, इसको लोअर कोर। इस टाइप से आप देख रहे हैं, क्रस्ट और मेंटल को मोहो डिसकंटिन्यूटी जोड़ती है और मेंटल और कोर को गुटेन वर्ग डिसकंटिन्यूटी जोड़ती है। अब देखिएगा, अपर क्रस्ट और मेंटल कोर को कौन सी डिसकंटिन्यूटी ऐड करती है? अपर कोर और लोअर कोर को कोन रॉड, कोन रॉड असंबद्धता। फिर बात करेंगे अपर मेंटल और लोअर मेंटल को कौन सी डिसकंटिन्यूटी जोड़ती है। तो इधर ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ती है रेपेटी, रेपेटी असंबद्धता।
रेपेटी असंबद्धता। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि जो है अपर मेंटल और लोअर मेंटल को रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, और यहाँ देखेंगे लेहमन असंबद्धता। अब ध्यान दीजिएगा, सोयस ने बताया कि जो क्रस्ट है वो किसका बना है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना है। मेंटल किसका बना है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। और कोर किसका बना है, निकिल और फेरस का। ये पॉइंट याद रखना है आपको। क्रस्ट, मेंटल और कोर, जो पृथ्वी की आंतरिक त्रिज्या है उसको 3 भागों में बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर, जिसमें से क्रस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को। इन दोनों को कौन सी डिसकंटिन्यूटी जोड़ रही है, तो कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल को कौन सी डिसकंटिन्यूटी जोड़ रही है, तो रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। अपर कोर और लोअर कोर को लेहमन असंबद्धता। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि कोर के आंतरिक भाग का निर्माण किससे हुआ है, तो आप देखिएगा निकिल और किससे हुआ है, फेरस से हुआ है। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, लूनर इक्लिप्स। कैसे हो गया, लूनर इक्लिप्स। देखिएगा लूनर इक्लिप्स क्या होता है, जब क्या होगा, ये सन है, ये सन है और ये इधर मून है। जो सन है ये क्या करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, और इधर जो है मून क्या कर रहा है, रुकिएगा, लूनर इक्लिप्स। इधर मून है, बीच में क्या है, अर्थ। अर्थ क्या कर रही है, अपने एक्सिस पे रोटेशन के साथ साथ क्या कर रही है, रिवोल्यूशन भी कर रही है। और मून क्या कर रहा है, ये अर्थ का रिवोल्यूशन कर रहा है। तो जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो क्या होता है, लूनर इक्लिप्स होता है। क्या होगा, लूनर इक्लिप्स होगा। ये कब होता है, हमेशा फुल मून को होता है। फुल मून मतलब पूर्णिमा को होता है। लेकिन हर पूर्णिमा को क्यों नहीं होता, क्योंकि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर भी क्या है, झुकी हुई है, और साथ साथ मून भी क्या है, 5 डिग्री अपने एक्सिस पर झुका होने के कारण क्या होता है कि हमेशा हर पूर्णिमा को सूर्य चंद्र ग्रहण नहीं होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही। अब ध्यान दीजिएगा, ये सन है, सन के चारों तरफ क्या है, प्लैनेट्स हैं। टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, तो 8 प्लैनेट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिएगा, सबसे पहले की बात करेंगे तो मरकरी आ जाएगा।
फिर वीनस आ जाएगा, फिर अर्थ आ जाएगी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ध्यान दीजिएगा, मरकरी को बुध बोलेंगे, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ध्यान दीजिएगा, तो आपसे बीच में, इनके बीच में एक एस्टेरॉयड्स बेल्ट्स पाई जाती है। यहाँ जो है मार्स के और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड्स बेल्ट, एस्टेरॉयड्स बेल्ट पाई जाती है। अब अगर हम बात करें सन के इधर के चारों प्लैनेट्स को, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। प्लैनेट्स या हिंदी में बोले पार्थिव ग्रह, या इसी को कहा जाता है इंटीरियर प्लैनेट्स। और इधर के चार की बात किया जाए तो इनको जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है, जोवियन प्लैनेट्स या एक्सटीरियर प्लैनेट्स। अब देखिएगा, आपसे डिस्टेंस के बेसिस पे पूछा गया क्वेश्चन है कि दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें इन तीनों चारों को तो पार्थिव प्लैनेट्स कहा जाता है, इनको जो है जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। अब आपसे पूछा गया डिस्टेंस के बेसिस पर, तो आप देख रहे हैं सबसे पहले मरकरी आएगा, फिर वीनस, फिर अर्थ। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दो प्लैनेट्स मंगल और यूरेनस के बीच, तो आपका ये मंगल हो गया और यूरेनस मतलब अरुण हो गया। इन दोनों के बीच आप देख रहे हैं एक जुपिटर है और सैटर्न है, तो यहाँ हो जाएगा आपका जुपिटर और सैटर्न, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहीं आपसे शेप के बेसिस पर पूछा जाए कि शेप के बेसिस पर बताइए, तो सबसे पहले इधर के जो जोवियन प्लैनेट्स का सीक्वेंस है, जोवियन प्लैनेट्स को यहाँ से हम जुपिटर लेंगे, फिर सैटर्न लेंगे, फिर यूरेनस और नेपच्यून, फिर इधर आ जाएंगे अर्थ 5th नंबर पे, फिर वीनस, फिर उसके बाद मार्स और फिर मरकरी। इस टाइप से आप शेप के बेसिस पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले जुपिटर आएगा, फिर सैटर्न आएगा, यूरेनस, नेपच्यून, फिर हमारी अर्थ आएगी। अर्थ की सिस्टर का क्या नाम है? वीनस। वीनस के बाद फिर मार्स आ जाएंगे, उनके बड़े भाई, फिर आ जाएंगे मरकरी। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिएगा, आज से पूछा गया है क्वेश्चन, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है। हमने आपको पढ़ाया था कि जो है हमारी अर्थ क्या है, जीवाइड शेप है, मतलब ध्रुवों पर क्या है, चपटी है और बीच में क्या है, उभरी हुई है। तो हमारे अर्थ पर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है, मतलब काल्पनिक रेखा ड्रॉ की गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर ये लेटी हुई रेखा है, अगर ये लेटी हुई रेखा है तो इसको क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा, अक्षांश बोलेंगे, ठीक है। अक्षांश या लैटिट्यूड, लैटिट्यूड बोला जाता है।
अब इसको हम 0 डिग्री मान लेते हैं। जो बीचों बीच से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है उसको हम लैटिट्यूड मान लेते हैं, अक्षांश रेखा मान लेते हैं, या एक काल्पनिक रेखा है। अब यह क्या कर रही है, हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ साइड को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ साइड को सदर्न हेमिस्फीयर कह रहे हैं। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, इसमें 1 डिग्री हम क्या करते हैं, बढ़ते हुए ऊपर जाते हैं। 1 डिग्री हम क्या करते हैं, बढ़ते हुए ऊपर जाते हैं। 2 डिग्री डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 90 डिग्री नॉर्थ तक जाएंगे। फिर इसी टाइप से हम साउथ में जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 90 डिग्री साउथ तक जाते हैं, 90 डिग्री साउथ तक जाते हैं। अब देखिएगा बात करते हैं कि इनको मिला रहे हैं, तो ये जो लेटी हुई रेखा है इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। अब देखिएगा अगर हम नॉर्थ और साउथ को मिला रहे हैं एक इमेजिनरी लाइन से, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इस रेखा को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। ये क्या करती है, ये समय का निर्धारण करती है। लॉन्गिट्यूड लाइन क्या करती है, समय का निर्धारण करती है, मतलब स्टैंडर्ड टाइम। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल लाइन। तो चलिए अब आगे देखते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, तो आप जानते हैं जो कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी, ये कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका में। और ये क्या है, सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है। ये कौन सा वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है, एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आते हैं, बात करते हैं पृथ्वी के सभी स्थल खंडों को वेगनर ने क्या नाम दिया। आप जानते हैं जब हम कार्बोनिफेरस की बात करें, कार्बोनिफेरस की, कार्बोनिफेरस एज की बात करें तो उस टाइम क्या था, हमारी जो अर्थ थी एक स्थल खंड था पहले, उसको एक मिनट, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेगनर, जिनका नाम था वेगनर। वेगनर ने एक महाद्वीपीय सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय सिद्धांत दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसको बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब देखिएगा वेगनर ने बताया कि सबसे पहले एक स्थल खंड था जिसका नाम इन्होंने रखा कि यह क्या था, पैंजिया था। क्या नाम था, पैंजिया नाम था। फिर इन्होंने बताया कि उसके चारों तरफ जल भरा हुआ था, उसके चारों तरफ क्या भरा हुआ था, जल भरा हुआ था, जिसको इन्होंने नाम दिया कि ये क्या था, पैंथालासा था, पैंथालासा। फिर देखिएगा इसमें कुछ जो है घटनाएं हुई, कुछ मूवमेंट हुआ जिसके कारण क्या हुआ, ये पैंजिया 2 भागों में टूट गया। पैंजिया कितने भागों में टूट गया, 2 पार्ट में टूट गया, जिसको ऊपर वाले पार्ट को जो नॉर्थ साइड गया उसको इन्होंने क्या नाम दिया, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जो साउथ साइड में गया उसको इन्होंने क्या नाम दिया, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। आप जब मैप उठा के देखेंगे
तो उसमें देखिएगा जितना भी नॉर्थ साइड में पार्ट है वो किसका पार्ट था, अंगारा लैंड का, और जो साउथ साइड का पार्ट है वो किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। अब ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद बीच में जो ये पैंथालासा था वो किसका निर्माण किया, टेथिस सागर का। वो क्या हो गया, टेथिस सागर बन गया, टेथिस सागर बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम अंगारा लैंड की बात करें, इधर ध्यान दीजिए, अंगारा लैंड की बात करें तो अंगारा लैंड कितने पार्ट में टूटा। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका, और उसके बाद यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप, फिर उसके बाद एशिया कॉन्टिनेंट। और इधर अगर हम बात करें गोंडवाना लैंड की, गोंडवाना लैंड की, तो गोंडवाना लैंड कितने पार्ट में टूटा है। इधर आ जाइए, इधर आएगा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। इस टाइप से अंगारा लैंड का पार्ट है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, और गोंडवाना लैंड का पार्ट देखेंगे तो साउथ अमेरिका है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपसे पूछा गया है कार्बोनिफेरस युग में जुड़े पृथ्वी के सभी स्थलखंडों को वेगनर ने क्या नाम दिया था। स्थलखंड को वेगनर ने क्या नाम दिया है, पैंजिया नाम दिया था। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हमने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या भरा है, मैग्मा भरा है। जैसे ये अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या भरा है, मैग्मा भरा है, मैग्मा भरा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, जब ये हमारा जो ये 7 कॉन्टिनेंट है ये प्लेटों पर है, और क्या होता है जब इसमें मूवमेंट होता है तो कहीं ना कहीं से ये क्या करेगा, ये मैग्मा पूरी तरह से गर्म है, ये क्या करता है उन प्लेटों को, जहाँ पतली प्लेटें आती हैं उनको गला देता है, जिससे ये मैग्मा ऊपर चला आता है। और जब ऊपर आएगा तो ये क्या करेगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, कैसे आएगा ऊपर, एक छिद्र के रूप में आएगा। एक छिद्र से ये क्या करता है, बाहर निकलता है और पूरी तरह से क्या होगा, अर्थ पे और ऊपर इन्वायरमेंट में क्या करता है, चला जाता है। इस टाइप से एक शंकुनुमा क्या बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा। फिर क्या होता है, जब ये मैग्मा ऊपर आता है तो जैसे ही ये अर्थ पे पहुंचेगा तो ये लावा के फॉर्म में आता है। जब ये लावा के फॉर्म में ऊपर आता है तो धीरे धीरे ये ठंडा होने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक बोलते हैं। आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। और आप जानते हैं जो इग्नियस रॉक है ये मैग्मा जलता है, ऊपर आता है, तो जाहिर सी बात है जितना जीव जंतु होंगे, जितना वनस्पतियां होंगी, उनको क्या कर देगा, पूरी तरह से नष्ट कर देगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों में जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो मैग्मा ऊपर जा रहा है तो यहाँ कौन से चट्टानें होंगी, बेसाल्ट चट्टानें होंगी और ग्रेनाइट चट्टानें होंगी, ग्रेनाइट चट्टानें होंगी। तो आप जान रहे हैं जो इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक में कौन कौन सी चट्टानें पाई जा रही हैं, बेसाल्ट और ग्रेनाइट, जिसमें से बेसाल्ट तो दिया नहीं गया है, ग्रेनाइट दिया गया है। इसका मतलब जीवाश्म किस में नहीं पाए जाएंगे, ग्रेनाइट में नहीं पाए जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 7th का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम बताइए। तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले कौन सा स्फीयर आएगा? क्षोभ मंडल आएगा, जिसको हम नाम देते हैं ट्रोपोस्फीयर। सबसे पहले क्षोभ मंडल आएगा, जिसको हम नाम देते हैं ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर नाम देते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा समताप मंडल आएगा, समताप मंडल आएगा, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, समताप मंडल के बाद आ जाइए आप मीजोस्फीयर पे, जिसको मध्य मंडल बोलते हैं, मध्य मंडल या मीजोस्फीयर बोलते हैं। मध्य मंडल के बाद फिर आयन मंडल आ जाएगा, आयन मंडल आ जाएगा, जिसको आयनोस्फीयर कहते हैं। इस टाइप से आप देखिएगा, सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर उसके बाद आयनोस्फीयर। अब देखिएगा ऑप्शन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हमने बात किया है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो विभिन्न स्तरों में क्या है? डिवाइड है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर देखिए, ऑप्शन में ट्रोपोस्फीयर किस में है? मतलब क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं, क्षोभ मंडल इसमें है, और उसके बाद सी ऑप्शन में है। क्षोभ मंडल के बाद हमने आपको समताप मंडल बताया, क्षोभ मंडल के बाद हमने समताप मंडल बताया, तो ए में भी है और सी में भी है। फिर उसके बाद हमने बताया मध्य मंडल। अब देखिएगा मध्य मंडल किस में है? तो सी ऑप्शन में है मध्य मंडल, और अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो इसमें पहले आयन मंडल दे दिया गया है। तो आयन मंडल हो गया, सॉरी मध्य मंडल हो गया, फिर उसके बाद आयन मंडल। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। चलिए अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं 7 सिस्टर्स के बारे में। सेवन सिस्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाइए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर आ जाइए नागालैंड, मणिपुर के बाद मिजोरम के बाद त्रिपुरा के बाद फिर मेघालय के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे असम। तो आप देख रहे हैं इनको 7, ये कौन से हैं? उत्तर पूर्वी राज्य है सारे, 7 उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तर पूर्वी राज्यों को क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। आप मैप में देखेंगे तो सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश से लेके कॉर्नर साइड से आएंगे, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा, फिर इधर मेघालय और असम। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। आप देख रहे हैं मेघालय दिया गया है, तो मेघालय आप देखेंगे यहाँ है,
पश्चिम बंगाल, कहीं हमने पश्चिम बंगाल की बात की है तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका अरुणाचल प्रदेश भी है और त्रिपुरा भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले आएगा आपका गोलाश्म। क्या आएगा, गोलाश्म आएगा, जिसको क्या बोलते हैं, बोल्डर्स बोलते हैं, बोल्डर्स। क्या आएगा, गोलाश्म आएगा। फिर उसके बाद ग्रेवल आएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले क्या आएगा, बोल्डर्स आएगा, फिर आएगा ग्रेवल, जिसको हिंदी में बोला जाएगा बजरी, बजरी। फिर सैंड आएगा, सैंड, जिसको बालू बोला जाता है। आप देख रहे हैं सबसे पहले बोल्डर, ग्रेवल, सैंड, फिर उसके बाद स्लिट आएगा, क्ले आएगा, स्लिट, क्ले, स्लिट, क्ले, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, मड आ जाएगा, मड आ जाएगा। तो आप अब ऑप्शन देखिएगा कि पूछा जा रहा है घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले जिसमें स्लिट होगा, सैंड दिया गया, सैंड, स्लिट और क्ले। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सैंड, स्लिट, क्ले। पंख, चीका, गाद, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो सबसे पहले बोल्डर्स, फिर ग्रेवल, सैंड, स्लिट, क्ले, मड। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें जो है जल धारण करने की क्षमता कम होती है। तो देखिएगा सबसे पहले सैंड है, फिर स्लिट है, फिर क्ले है, मड। मड सबसे ज़्यादा क्या करता है, जल धारण करता है। और सबसे कम कौन करता है, सॉरी, बोल्डर्स करता है, सबसे कम बोल्डर्स करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आपका ये 10th क्वेश्चन दिया गया था जो ज्योग्राफी का टॉपिक था। फिर इसके बाद हम हिस्ट्री का टॉपिक लेके आएंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी से। चलिए थैंक यू एंड जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। Download the app now.